नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 9.1। और देखिए, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जिन्हें हम अगर जान लेंगे तो हमें जब हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत फील नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं उन्नयन कोण के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, देखिए उन्नयन कोण क्या है। वैसे तो इसकी परिभाषा वगैरह बहुत तरह सीखी जाती है, लेकिन मैं आपको सिंपल बिल्कुल देसी तरीके से बता दे रहा हूँ कि जब हम नीचे से देखें किसी ऊपर की वस्तु को और तब उस वस्तु के साथ हमारी दृष्टि रेखा जितना कोण बनाती है वो कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। अब देखिए ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कोई खंबा है या कोई स्तंभ है या कोई मीनार है या कोई ऊंची चीज है, यहाँ पे वस्तु है, हम यहाँ खड़े हैं और हम यहाँ से उस वस्तु को यहाँ देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई खंबा है, ठीक है, खंबे के ऊपर का कोण हम यहाँ से नाप रहे हैं नीचे जड़ में से, तो जो कोण बन के तैयार होगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। यानी नीचे से देखें ऊपर की वस्तु को तो जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। सिंपल सी बात है। या यूं कहें परिभाषा के हिसाब से कि हमारी दृष्टि रेखा से ऊपर जब कोई वस्तु रखी होती है और तब हम उसको देखते हैं और फिर दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। अब जानेंगे इसके बाद अवनमन कोण के बारे में, क्योंकि देखिए ये दो ऐसे शब्द हैं, इनका यूज लगभग सभी सवालों में आपको मिलेगा। ठीक है, उन्नयन कोण अवनमन कोण। अब देखिए अवनमन कोण क्या है। मान लीजिए ये हमारी कोई बिल्डिंग है या कोई मान लीजिए कोई टावर है या कुछ भी है और हम यहाँ से किसी नीचे की वस्तु को देख रहे हैं। सपोज करिए किसी मकान की छत है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये कोई रोड है और यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, हमारी कोई कार है या कोई मोटरसाइकिल खड़ी है और हम ऊपर से उसका कोण नाप रहे हैं। तो देखिए हमारी दृष्टि रेखा ये बनेगी, तो जो कोण बनेगा ऊपर से देखने पर नीचे की वस्तु को तो वो कहलाएगा बेटा अवनमन कोण। जब यहाँ थीटा कोण होगा तो वही यहाँ होगा। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, सेम, जितना यहाँ उतना ही यहाँ। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि एकांतर कोण है दोनों ही। तो अब आपके बात समझ में आ गई। जब हम देखिए दोबारा एक बार बता दूं, जब हम नीचे से देखें किसी ऊपर की वस्तु को तब उन्नयन, और जब हम ऊपर से देखें किसी नीचे की वस्तु को तब जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। अब देखिए याद कैसे रखोगे, अवनमन। अवनमन जब हम जैसे किसी को नमस्ते करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारी गर्दन झुकती है, माने नमन होता है। तो जब हम ऊपर से किसी नीचे की वस्तु को देखेंगे तो बताओ गर्दन झुकेगी या आपके ऊपर जाएगी, तो आप कहोगे सर झुकेगी, इसका मतलब नमन होगा। तो आपको ये ट्रिक से ध्यान रहेगा कि जब हम ऊपर से किसी नीचे की वस्तु को देखेंगे तब जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। अब हम देखेंगे इसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन। देखिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 के जो क्वेश्चन है। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, आइए पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। जो डोरी है हमारी, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं आपको इस सवाल को शुरू करने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ। इसमें मेन चीज है इस भाषा को पढ़ के आप किस तरीके से चित्र को बनाते हैं। यदि आप चित्र सही बना लेते हैं तो मैं 100% बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा अपने आप। तो देखिए इसने कहा है कि एक ये है खंबा, मान के चलिए मैंने ये मान लिया ये मेरा क्या है, खंबा। ठीक, खंबा को हम स्तंभ भी कहते हैं। ये मान लीजिए हमारी जमीन है, धरती, क्योंकि खंबा यहाँ खड़ा हुआ है जमीन में। अब किसी कलाकार ने खंबे के शिखर से एक डोरी को बांध दिया, मान लीजिए डोरी को यहाँ तक बांध दिया, जमीन पे किसी बिंदु से बांध दिया, और जो डोरी है वो कितना कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। और हमें डोरी की लंबाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो यही तो डोरी की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। ठीक, तो यूँ कहा है कि जो खंबा है उसकी क्या बतानी है, हमको ऊंचाई बतानी है। तो क्या मैं इस खंबे की ऊंचाई को h मीटर मान लूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने कितनी मान ली, h मीटर। मैं यहाँ नाम रख लूँ a और यहाँ b और यहाँ c। आपकी मर्जी है, आप कहीं भी a लिखें, कहीं b लिखें, कहीं c लिखें, या p q r, जो आपकी मर्जी। तो सबसे पहला हमारा काम है इस क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बनाना सवाल के हिसाब से। अब इसके बाद देखिए कैसे हम शुरू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप थोड़ी बहुत छोटी मोटी जानकारी को ना हम देखो लिख देते हैं कैसे। तो मैं देखो कैसे लिखूंगा यहाँ पे चित्र बनाने के बाद। माना
ए बी एक खंभा है। कोशिश करें भाषा वही लिखें जो आपके क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक, तथा खंभे के शिखर से 20 मीटर लंबी एक डोरी बंधी है। एक डोरी बंधी है, कौन? एसी, ठीक। जिसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये लिखना जरूरी होता है। आप कहोगे ना लिखे तो कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दोगे थोड़ा अच्छा लगता है ना। अब देखिए, यहाँ हमारा कोण है, ये है 90 अंश का बनेगा भाई। कोई भी खंभा जमीन पर सीधा खड़ा होगा तो देखिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जैसे कि आपको पहले से पता है, और जहाँ कोण है उसके सामने की भुजा लंब होती है। अब यदि आप यहाँ समझ गए होगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमें यहाँ से लंब का मान पता है और किसका मान पता है? कर्ण का मान पता है। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और कर्ण की बात करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब हमें लंब पता हो और कर्ण पता हो तो हम लगाते हैं साइन। जब हमें आधार पता हो और कर्ण पता हो तो कोस लगाते हैं, और जब लंब पता हो और आधार पता हो तब हम लगाते हैं टेन। तो यहाँ फिलहाल हमें लंब की जानकारी है और किसकी जानकारी है? कर्ण की। तो हम देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से, तो हम लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, इतना लिख देते हैं। और कितना लेंगे हम यहाँ पे? साइन। क्यों ले रहे हैं हम साइन? साइन 30, क्योंकि बेटा हमें लंब की जानकारी है और कर्ण की जानकारी है, ठीक है। तो साइन 30, तो साइन का जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। जैसा कि हमने पाइथागोरस में जो अभी जो हमने लाल बटे कक्का वाला आपको नोट कराया था चैप्टर नंबर 8 के अंदर, उसमें आपको ध्यान होगा साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, कोस का मान आधार बटे कर्ण और टेन का मान लंब बटे आधार। अब देखिए मान लगा दीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है भाई? तो साइन 30 का मान होता है 1/2। लंब की जगह कौन है? 90 के सामने लंब होता है तो लंब की जगह h, और कर्ण का मान कितना है? 20। बस इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्रॉस गुणा करिए, 20 की गुणा होगी 1 में तो 20 एकम 20, 2 की गुणा पहुंचेगी h में तो 2h, इनको सीधा कर देंगे तो 2h बराबर 20। तो यहाँ से बन जाएगा h बराबर 20 और 2 कहाँ पहुंचेंगे? बटे में। जब तुम 2 से काटोगे 2 धाई कितना आ जाएगा? 20। तो h बराबर 10 मीटर। इसका मतलब जो खंभा है हमारा उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। तो यहाँ पे चाहो तो फाइनल आंसर लिख दो, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी जो पेड़ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, शिखर मानी ऊपर वाला हिस्सा, वो टूट कर कहाँ छूने लगता है? जमीन को, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है टूटने के बाद। मैं भी चित्र बनाकर समझाऊंगा आपको। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितनी दूर है? 8 मीटर दूर है। तो पेड़ की क्या बतानी है? ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। देखिए कैसे, देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से जरा समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा गौर दे के सुनना, आप बिल्कुल समझ में आपके आएगा 100%, ठीक। जैसे मान के चलिए ये कोई पेड़ था यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब ये पेड़ का इतना हिस्सा ये ऊपर वाला टूट के यहाँ को आ गया। मान के चलिए ये ऊपर का हिस्सा, देखो ये जमीन है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ, वो टूटने के बाद ये यहाँ को आ गया। नई बात समझ, अरे भाई पहले पूरा पेड़ यहाँ तक था तो वो यहाँ से टूट गया आंधी आने से, और जो ऊपर वाला हिस्सा ये वाला यहाँ को आ गया। देखिए ऐसा समझो, जैसे मान लीजिए यहाँ ये A है, यहाँ B और यहाँ C, तो यही तो हिस्सा टूट के यहाँ पर आ गया वापस, बिल्कुल आ गया है। अब जो टूट के आया है वो इस तरह से आया है कि ऊपर का हिस्सा जमीन को छूने लगा और कितना कोण बनाने लगा? 30 अंश का।
और जहां पे वो हिस्सा टूट के जमीन को छू रहा है वो, और जमीन का जो जड़ है, जमीन का पाद बिंदु, सॉरी पेड़ का पाद बिंदु, ये पाद बिंदु मानी सबसे नीचे वाला पॉइंट जड़, वहां से कितनी दूर है? 8 मीटर दूर है। कितनी मीटर दूर है? 8। तो हमें पेड़ की क्या बतानी है? ऊंचाई बतानी है। तो मान के चलिए ये ऊंचाई है h1 मीटर, ये जो अब शेष रह गई है टूटने के बाद, ऊपर का हिस्सा ये मान लीजिए मैंने कितना मान लिया? h2 मीटर। अब देखो अगर आप थोड़े से भी चालाक है तो मुझे बता पाएंगे, देखिए यही वाला तो टूट का हिस्सा यहाँ को आया है बेटा, तो ये अगर ये h2 है तो ये भी कितना होगा? h2 मीटर होगा। नहीं आई आपकी बात समझ में? अरे भाई यही हिस्सा तो टूट के यहाँ को आया है, बिल्कुल, तो ये h2 तो ये वाला भी h2 होगा। अब आप बताएं पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगी? h1 और h2 को जोड़ के, यानी हमें h1 h2 के पहले मान निकालने पड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, अपने आप पूरे पेड़ की क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक छोटी सी भाषा जैसे कि हम हर सवाल में लिखते हैं वो किस तरीके, देखिए मैं लिखूंगा, ध्यान दें, तो मैं लिखूंगा माना AC एक पेड़ था, अब नहीं है था क्योंकि अब तो टूट गया। AC एक पेड़ था जिसकी कुल ऊंचाई हमने कितनी मान ली? h मीटर, पूरी फुल ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी मान ली बेटा? h मीटर, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी? h मीटर है, यानी टूटने से पहले पूरी h मीटर थी, तो यहाँ से टूट गया वो यहाँ को आ गया। ठीक है, इतनी भाषा बहुत है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो मुझे h1 निकालना है। जब मैं h1 निकालूंगा तो देखिए ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये वाला 8, यहाँ आपको पता है 90 डिग्री बनेगा, तो ये तो हो जाएगा कौन? कर्ण। कोण के सामने का मान क्या हो जाएगा? लंब, ये वाला मान आधार। तो हमें लंब पता है फिलहाल, आधार पता है। तो अब आप बताओ लंब और आधार जब पता हो तो क्या लगाना होता है? tan लगाना होता है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज BCA में, देखिए ये BCA इस त्रिभुज में कितना लगाऊंगा मैं? tan 30। क्यों लगाया मैंने tan 30? क्योंकि tan का जो मान होता है वो होता है लंब बटे आधार। कितना होता है? लंब बटे आधार। tan 30 का मान लगा दीजिए, तो tan 30 का मान 1/√3। देखिए आपको ये मान वगैरह याद करने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो पहले प्लीज़ देख लें। ठीक है, मान आपको याद होना चाहिए वरना दिक्कत होगी। अब लंब कौन है भाई? h1, आधार कौन है? 8। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। क्रॉस गुणा करिए तो 8 एकम 8, ये √3 पहुंचेगा h1 के साथ, तो h1 √3। ठीक, इनको जरा सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा h1 √3 बराबर आ जाएगा 8। तो यहाँ से h1 का मान आ जाएगा 8 और बटे √3। इसको फिलहाल मैं समीकरण नंबर कितना बना दे रहा हूँ? 1, क्योंकि ये आंसर नहीं है, h1 का मान आया है। अब कौन सा निकालूंगा मैं? h2, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहीं पे इसका आगे का पार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। h1 हमने निकाल दिया, अब हम किसका जुगाड़ कर रहे हैं? h2 का। अब ये कौन है? आधार, ये कौन है? कर्ण। तो आधार और कर्ण की बात कौन करता है? कॉस करता है। तो देखो लिखेंगे इसलिए पुनः, पुनः मानी दोबारा, पुनः समकोण त्रिभुज BCA में अब की बार मैं कौन क्या लेने वाला हूँ? कॉस। क्यों ले रहे हैं कॉस? समझ गए? क्योंकि कॉस हमसे आधार और कर्ण की बात करता है। तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। कितना होता है? आधार बटे कर्ण। cos 30 का मान आपको याद होना चाहिए √3/2। आधार का मान है आपके सामने 8 और कर्ण का मान है h2। ठीक, अब देखिए h2 पहुंचेगा इधर √3 के साथ, तो h2 √3, 8 पहुंचेगा 2 के साथ, तो 8 दूनी 16, तिरछी गुणा हो रही है। तो यहाँ से h2 का मान आ जाएगा 16/√3। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब ये ना ये वाला आंसर है ना h1 जो निकाला था वो आंसर है। अब कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई, तो जो पेड़ की ऊंचाई है वो कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़ के, h1 और h2 को क्या करके जोड़ के, तो h1 + h2।
H1 का मान देखिए ये तैयार है आपके सामने 8/√3 लगाइए यहाँ से मान। तो H1 का मान 8/√3 प्लस H2 का मान ये तैयार है 16/√3। बिल्कुल। अब दोनों का क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेना है। तो √3 एलसीएम आ जाएगा, दोनों सेम है। तो ऊपर से बचेगा 8 और प्लस 16। 8 में जब 16 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 24/√3। ठीक। अब इतना तो आंसर होगा नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, कभी भी बटे में अंडर रूट का मान रहे तो आपको वहाँ आंसर नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, वहाँ पे परिमेयकरण। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, परिमेयकरण करने पर कैसे होता है परिमेयकरण। देखिए 24/√3 है, तो √3 की गुणा नीचे, √3 की गुणा अंश में और हर में, दोनों में हो गई। तो ऊपर से बचेगा 24/√3 और नीचे से √3 की गुणा होगी, √9 बनेगा। और √9 का मान कितना हो जाएगा, 3। 3 से काटेंगे 24 को, तो 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से आंसर बचेगा आपका 8/√3 मीटर। इसका मतलब जो हमारा पेड़ था आंधी में टूटने से पहले वो कितना ऊंचा था, 8/√3। आप चाहें तो फाइनल आंसर लिख दें, अतः पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर थी। अब नहीं है, क्योंकि अब तो टूट गया पेड़। टूटने से पहले इतना ऊंचा था पेड़, कितना, 8/√3 मीटर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो, यानी ऊंचाई कितनी हो, 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पे क्या हो, झुकी हो, यानी कोण कितना बने, 30 डिग्री का। जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए कितनी ऊंचाई रखना चाहती है, वो 3 मीटर। और एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाए। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, कितनी लंबाई उसकी होनी चाहिए। तो देखिए मैंने आपके लिए चित्र बना के देखो क्या समझाया है। ये मान लीजिए छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5, और इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली, छोटे एल से। आपने फिसलन पट्टी तो देखी होगी, स्कूलों में पार्क वगैरह में लगी होती है। देखो यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से रपट के नीचे को बच्चे आते हैं। आप भी कभी ना कभी इसमें जरूर रपटे होगे। कई बार बच्चों की पैंट वगैरह फट जाती है इसमें हलक के, है ना। तो ये छोटे बच्चों के लिए बनाई है, ये बड़े बच्चों के लिए। तो देखिए हमने किस तरह से लिखा है कि माना AC ये वाली छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई कितनी है, L मीटर, इसको हमने छोटे L से माना है। और वहीं बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी कौन है, PR, कितनी है, PR, इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने, बड़े L से, यानी L मीटर। ठीक है। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे दोनों फिसलन पट्टियों की क्या बतानी है, लंबाइयाँ बतानी है। तो देखिए एक एक करके दोनों को देखिए किस तरह से हम आंसर देंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कोण बनना है। तो ये कोण के सामने क्या होता है, हमेशा लंब, और यहाँ 90 डिग्री आपको है ही, तो 90 के सामने कौन है, कर्ण। तो इसमें हमें लंब पता है और कर्ण पता है। तो जब लंब और कर्ण पता हो तो क्या लेना होता है, साइन। ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन 30 बराबर, और साइन का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण, और साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2। लंब की जगह कितना, 1.5। देखो चित्र में दिखाऊं, लंब यही तो है, कर्ण हमारा ये है। तो 1.5 लंब की जगह और कर्ण की जगह कितना, छोटा वाला L। ठीक, सॉल्व करिए इसको। तो L की गुणा होगी 1 में, तिरछी गुणा करनी तो जानते होगे, तो L एकम L, और 1.5 की गुणा होगी 2 में, तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 3 मीटर। सिंपल सा आंसर आ गया, 3 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। अब देखो इसके आगे का यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब हम लिखेंगे, इसलिए इसके बाद समकोण त्रिभुज PQR में, देखो जैसे ये वाला सॉल्व करा है आपने, ध्यान से देखो, यही तो है 90, तो ये वाला कौन है, कर्ण, कोण के सामने कौन होता है, हमारा लंब। तो फिर से क्या लेंगे, हम साइन लेंगे, इसमें भी लगाइए साइन। समकोण त्रिभुज PQR में कितना लगेंगे, तो साइन 60, क्योंकि इसमें कोण 60 दे रखा है, सूत्र फिर से वही लगेगा,
लंब बटे कर्ण। साइन 60 का मान आप जानते हैं, तो देखो मैं इधर सॉल्व कर दूं। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, लंब की जगह कितना दे रखा है 3 मीटर, और कर्ण की जगह बड़ा वाला एल। चित्र में देख लो, देखिए दोबारा दिखा दूं। लंब यही तो है, कर्ण हमारा ये है। चलिए करिए सॉल्व इसको, देखो कैसे करेंगे। क्रॉस गुणा करोगे तो एल की गुणा पहुंचेगी √3 में, तो यहाँ से बन जाएगा एल √3, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ से एल का मान हो जाएगा 6/√3। ठीक, मैंने आपको पीछे ही बताया था बटे में √3 हम नहीं चाहते, तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर। कई बार मैंने समझाया तो कैसे परिमेयकरण करते, देखिए 6/√3 पहले से ही है, गुणा करेंगे √3 के अंश में √3 की हर में, तो ऊपर से तो बनेगा सॉल्व करने के बाद 6/√3, और √3 की जो गुणा जब √3 में करोगे तो √9 बनेगा। √9 का मान कितना होता है 3, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ से एल का मान आएगा 2/√3 और मीटर। क्लियर, तो यहाँ से आप चाहें तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि अतः छोटे बच्चों के लिए जो बनाई जा रही है 5 साल के कम के बच्चों के लिए, उसकी लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी 3 मीटर, और जो बड़े बच्चों के लिए बनाई जा रही है उसकी लंबाई रखनी पड़ेगी 2/3 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है, मान के चलिए ये कोई हमारी मीनार है यहाँ पे। ठीक, बिल्कुल है। मीनार का मतलब होता है कोई ऊंची चीज, और मीनार को इंग्लिश में कहते हैं टावर। कोई भी अगर ऊंची चीज है तो उसको मीनार कहा जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, अब मीनार का पाद बिंदु तो ये है, और मीनार का शिखर ये है। पाद बिंदु का मतलब है जड़, शिखर का मतलब है सबसे ऊपर का हिस्सा। तो मीनार के पाद बिंदु से कोई बिंदु है जो कितनी दूर है 30 मीटर दूर है। कितनी दूर है 30 मीटर, मान लीजिए ये बिंदु है। ठीक है, अब कह रहा है कि उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 बन रहा है, तो ये बिंदु है, यहाँ से जब यहाँ शिखर का उन्नयन कोण हम नाप रहे हैं तो कितना बन रहा है 30 अंश बन रहा है। तो कह रहा है मीनार की क्या बताइए, ऊंचाई बताइए। तो हमने मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर मान ली। कितनी मान ली, h मीटर। यहाँ a कह दो, यहाँ b कह दो, यहाँ c, जैसा कि आप जानते हैं 90 होगा। अब देखिए कोण हमारा यहाँ से नप रहा है, तो कोण जब यहाँ है तो ये लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो लंब और आधार की बात कौन करता है, tan करता है। फिलहाल देखो थोड़ी सी भाषा लिख देता हूँ मैं, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना AB एक मीनार है। AB क्या है, एक मीनार है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कितनी मान ली हमने, h मीटर। अब लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, लगाइए, तो कितना लगाएंगे tan 30। क्यों की बात tan लेने, समझ में आ गई बात, लंब और आधार पता है इसलिए। तो tan का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक, tan 30 का अब आपको देखिए सूत्र याद होना चाहिए। तो tan 30 का सूत्र होता है 1/√3। लंब आपके सामने कितना है h, आधार कितना है 30, तो h/30 गुणा कर दीजिए क्रॉस, तो त्रिची गुणा करेंगे 30 एकम 30, और ये पहुंचेगा h/3। इनको जब तुम सीधा करोगे तो यहाँ से h/3 और बराबर कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ से h का मान हो जाएगा 30 और बटे में √3। फिर से वही चीज़, बटे में √3 जब भी आए तो क्या लगाना है, परिमेयकरण। तो एक यहाँ से कौन सी लाइन लिखी जाएगी, जो आपकी आप जानते हो, परिमेयकरण करने पर। तो जब परिमेयकरण इसका करेंगे तो ये कैसे होगा परिमेयकरण, अब तो आप सीख गए होगे। 30/√3 हमारे पास पहले से ही था, √3 की गुणा अंश में कर दी, √3 की गुणा हर में कर दी। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 30/3 और बटे कितना 3। क्यों 3, क्योंकि √3 की गुणा जब √3 में करोगे तो √9 बनेगा, √9 का मान 3 होता है। काटें 3 धाई 30,
तो h का मान 10 अंडर रूट 3 मीटर, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो यहाँ से फाइनल आंसर लिख दें कि अतः मीनार की ऊंचाई 10 अंडर रूट 3 मीटर है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर कंप्लीट। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 अंश, यानी कोण दे रखा है 60 अंश का। यह मानकर कि डोरी की लंबाई में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपने सवाल पढ़ लिया, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो देखो यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है ये, ठीक, और ये पतंग की डोरी है यहाँ से यहाँ तक, जो इसको जमीन से यहाँ बांध दिया गया बिंदु सी पे। तो हमने मान लिया कि पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है L मीटर, और जो पतंग उड़ रही है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर। तो ऊंचाई तो सीधी सीधी नपेगी बिल्कुल, ठीक है। ये हमारी जमीन है, तो हमसे कह रहा है कि पतंग की डोरी की लंबाई बताओ। तो देखिए मैंने कैसे लिखा है कि माना एक पतंग बिंदु A पर क्या हो रही है, उड़ रही है, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है, तथा पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है L मीटर है। अब आप बताएं, यहाँ 90 है तो ये हो गया कर्ण, यहाँ कोण है तो ये हो गया लंब। तो लंब पता है इस सवाल में और हमें कर्ण पता है। अब बताओ जब लंब और कर्ण पता हो तो क्या लगाते हैं हम, साइन लगाते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कैसे देखिए हम लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, इतना लगा छोड़ देंगे और क्या लगाएंगे अब साइन 60। क्यों साइन, क्योंकि साइन तब लगाते हैं जब आपको लंब पता हो और कर्ण पता हो। तो साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का आपको याद होना चाहिए अगर ये सीखना है तो। साइन 60 का मान लगा दीजिए, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। लंब आपको दिख रहा है 60 और कर्ण आपको दिख रहा है L, ठीक। करिए सॉल्व, तिरछी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, L पहुंचेगा अंडर रूट 3 के संग, तो L अंडर रूट 3, 2 पहुंचेगा 60 के साथ, तो कितने हो जाएंगे 120 गुणा होके। अब L बराबर 120 बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3। फिर से वही चीज़, बटे में अंडर रूट 3 जब भी आए आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि गणित की दुश्मनी है अभी अंडर रूट 3 से बटे में। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से परमीकरण, फिर से वही एक सरकारी लाइन हमारी, क्या लिखना होता है हमें कि परमीकरण करने पर। एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर परमीकरण का मतलब क्या होता है, तो आप कहना है कि बटे के मान में से अंडर रूट को हटा देना परमीकरण कहलाता है, अगर आपकी सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखिए L बराबर 120 बटे अंडर रूट 3 है, बिल्कुल है। अंडर रूट 3 की गुणा अंश में कर दो, अंडर रूट 3 की गुणा हर में कर दो, जैसा कि हम हर बार आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ से L का मान ऊपर से तो बचेगा 120 और अंडर रूट 3, और नीचे कितना बचेगा जो 3 से काटोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 चौके 12 और 0। तो L का मान कितना बच गया 40 अंडर रूट 3। तो देखिए मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मेरा L का मान बचा 40 अंडर रूट 3 और ये मीटर। आप चाहें तो यहाँ से फाइनल आंसर लिख लें, अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है 40 अंडर रूट 3 मीटर है। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर कंप्लीट, ठीक है। फिलहाल देखिए इस वीडियो में हम इतने रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।